अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 22 अगस्त, दिन है जुमे का। आज की दुनिया में आपका खैर मकदम है। इसराइल की गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए कार्रवाई शुरू, आलमी बरादरी की मजम्मत। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमानत मंजूर। और यूक्रेन यूरोप का खिता है, इसलिए इसका बोझ यूरोप को खुद उठाना होगा। जेडी वेंस। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है। शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसराइल ने गाजा शहर पर कब्जे के लिए फौजी कार्रवाई का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है, जिसे जदून की भग्गी का नाम दिया गया है। इस मंसूबे के तहत 60,000 रिजर्व फौजियों को तलब किया जा रहा है, जिससे गाजा में पहले से जारी इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। रेड क्रॉस ने इस मंसूबे को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि लाखों अफराद को जनूब की तरफ जबरदस्ती मुंतकल करना तबाही का नुस्खा हो सकता है। इसराइली फौज ने तिबी अमले और इमदादी इदारों को शुमाली गजा से इनखला की तैयारी का हुक्म भी दे दिया है। फौजी तर्जमान के मुताबिक गजा में कार्रवाइयों का अगला मरहला शुरू हो चुका है और हमास अब एक कमजोर गोरेला तंजीम में तब्दील हो चुकी है। वजीर आजम नेतन्याहू ने कब्जे की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया है, जबकि उनका कहना है कि वो गजा में बस्तियों की तामीर नहीं चाहते, बल्कि एक गैर इसराइली शहरी अथॉरिटी के कयाम के ख्वाह हैं। उधर फलस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइल की कार्रवाई को अरब व आलमी साजिशों की जंगबंदी कोशिशों की खुली बेतौकीरी करार दिया है। तंजीम ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे में रुकावट डाल रहे हैं और कैदियों की रिहाई के हवाले से संजीदा नहीं। सऊदी अरब और मिस्र ने इसराइली हुकाम की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते जराइम पर सख्त मजम्मत की है। ममलिकत ने कहा कि जबरी बेदखली, बस्तियों की तामीर और गजा में नस्ल कशी जैसे इकदामात बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं, जो खिते के अमन और आलमी निज़ाम को खतरे में डाल रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी जंगबंदी की अपील की है, ताकि इसराइली फौजी कार्रवाइयों से मजीद हलाकतों और तबाही को रोका जा सके। ये बयान जापान में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया, जब इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए 60,000 इजाफी फौजियों की तैनाती का ऐलान किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक 8 मुकदमात में जमानत दे दी है। ये मुकदमात उस वक्त दर्ज किए गए थे जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके हामियों ने मुख्तलिफ सरकारी व अस्करी इमारतों पर हमले किए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया, मगर इमरान खान की रिहाई फिलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं और रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। पीटीआई ने इस फैसले को इमरान खान की फतेह करार दिया और अब सिर्फ एक मुकदमे में जमानत बाकी है। यह फैसला इमरान खान के कानूनी दिफा में एक बड़ी पेशरफ्त है, मगर उनकी मुकम्मल रिहाई अभी भी अदालत के अगले फैसले से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ और पाबंदियां आयद की हैं, जिसका मकसद रूस यूक्रेन जंग में इंडिया के किरदार को महदूद करना है। उनकी पाबंदियों के बाद इंडिया ने चीन के साथ ताल्लुकात में नरमी दिखाई है और रूस के साथ दोस्ती मजीद गहरी होती नजर आ रही है। अमरीकी वजीर खजाना ने इल्जाम लगाया कि इंडिया रूसी तेल को दोबारा फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है, जबकि चीन को इस मामले में निस्बतन नरम रवैया दिया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि यूक्रेन की सलामती की जमानतों का माली और अस्करी बोझ यूरोप को उठाना होगा, क्योंकि ये यूरोप का खिता है और इसकी सलामती की जिम्मेदारी भी यूरोपीय ममालिक पर है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहिदा चाहते हैं, मगर अमरीकी फौजी तैनाती से गुरेज करेंगे। वो सिर्फ फजाई मदद की पेशकश कर सकते हैं। इस दौरान यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की हिफाजत के लिए एक इत्तेहाद कोएलिशन ऑफ विलिंग तश्कील दी है। रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा बरकरार रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन किसी भी इलाकाई रियायत को मुस्तरद करता है। दूसरी जानिब रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूक्रेन में यूरोपीय अफवाज की किसी भी शक्ल में तैनाती रूस के लिए नाकाबिल कबूल है। उनके मुताबिक ये इकदाम यूक्रेन की सरजमीन में बैरूनी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा।
انہوں نے الزام لگایا کہ یورپی رہنما الاقصی میں روس امریکہ سربراہی ملاقات میں ہونے والی امن پیش رفت کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ لاروف نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے اتحادی ماسکو کو نظر انداز کر کے سیکیورٹی ضمانتوں پر بات چیت کر رہے ہیں جو روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد مستقل طاقت 1404 کے نام سے اپنی پہلی فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ بحریہ نے خلیج عمان اور بحر ہند میں سمندری اہداف پر میزائل داغے اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ مشقوں کا مقصد جنگ کے بعد طاقت کا مظاہرہ اور دفاعی تیاریوں کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کے مطابق افواج کو نئے میزائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امدادی قافلہ روانہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور پاکستانی وزیر رانا ثناء اللہ نے شرکت کی۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ مائیکروسافٹ ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی فوج سے کاروباری تعلقات کے خلاف 2 روزہ احتجاج کے دوران بدھ کو 18 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین نے کمپنی سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو فراہم کی جانے والی ٹیکنالوجی کا استعمال فوری بند کریں۔ یہ احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب رپورٹس میں الزام لگایا گیا کہ اسرائیلی فوج ایزیور پلیٹ فارم کو فلسطینیوں کی نگرانی اور نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔